नमस्कार। आज मैं निधि केतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए, जिसके अंतर्गत आज हम इकाई 4 का अध्ययन कर रहे हैं, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन। इसके अंतर्गत हम पाठ 28 का अध्ययन कर रहे हैं, पारिवारिक आय। जिस तरह से हमने इकाई का नाम लिया पारिवारिक संसाधन प्रबंधन, जो परिवार में जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रुपए हो, चाहे वो और कोई सर्विसेज हो, कुछ भी हो, उनका प्रबंधन अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी को सकुशल हंसी खुशी चलाने के लिए। उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है पारिवारिक आय। आय मानी मुद्रा, मानी पैसा। पैसा वो धुरी है जिसके चारों तरफ अगर मैं कहूँ कि सारी दुनिया दौड़ती है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सारी परिवार, सारी दुनिया, सारा जगत इस आय के अंतर्गत, इसी की धुरी के अंतर्गत उस सर्कल में दौड़ता रहता है। तो आय दोस्तों, आज अपन इस धुरी के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत आता है पारिवारिक आय। पारिवारिक आय वह चीज़ है जो हमारी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आज हम संपन्न जिंदगी जीते हैं या रहने खाने के लिए कुछ भी सोचते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आती है पैसा, जिसके द्वारा, मुद्रा के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ का क्रय कर सकते हैं। अगर हम हमारे इतिहास में जाएं तो उस समय बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब लेन देन। अगर आज मेरे घर पे, मेरे यहाँ गेहूँ उग रहा है, दूसरे के यहाँ चना उग रहा है, तीसरे के यहाँ कपास उग रहा है, तो मैं मेरा उपयोग के हिसाब से गेहूँ रखूँगी और उससे ज़्यादा गेहूँ को दूसरे जने को देख के उसे चने लूँगी, तीसरे जने को देख के कपास ले लूँगी। ये होता था बार्टर सिस्टम। किंतु आज के ज़माने में बार्टर सिस्टम नहीं चलता। हमारी क्रय करने की क्षमता एक चीज़ पे निर्भर करती है, वो है मुद्रा। मुद्रा यानी आय। आय यानी पैसा। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को जीवन में अच्छा सकुशल जीने के लिए एक महत्वपूर्ण दूरी है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की अपनी ज़रूरतें परिपूर्ण कर सकते हैं, हर प्रकार की खुशी ला सकते हैं, हर चीज़ का क्रय कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमको जो भी इच्छाएं परिपूर्ण करनी है, उसके क्रय करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चीज़ होती है मुद्रा, धन। और उसके अभाव से हमारी ज़िंदगी कष्टदायक, मुसीबतों से परिपूर्ण और आरामदायक नहीं होगी। इसके अंतर्गत हर व्यक्ति को चाहिए कि किसी न किसी तरह मेहनत करके, नौकरी करके या किसी भी मजदूरी करके आप पैसा कमाएं और अपनी धन अर्जित करें। इसके अंतर्गत आपकी विभिन्न कार्य क्षमताओं पर निर्भर करता है कि आप किस तरह आय अर्जित करते हैं और अपनी ज़रूरतों को परिपूर्ण करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले जब हम आय लेते हैं तो हमारी बहुत मूलभूत ज़रूरतों को परिपूर्ण करते हैं, फिर हम चाहतों को पूर्ण करते हैं, फिर हम हमारी इच्छाओं को परिपूर्ण करते हैं। लेकिन मूलभूत ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए भी हमें धन अर्जित करने की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि आप किसी भी प्रकार का कार्य करके जो धन अर्जित करते हैं उसको आय कहा गया है। इसके विपरीत पर्याप्त धन से परिवार सुखी, समृद्ध एवं संपन्न होता है, तथा जिस परिवार की आय अधिक होती है उसका रहन सहन का स्तर उतना ही ऊंचा होता है, और जिसके पास धन नहीं होता उसका रहन सहन उतना ही नीचे और मूलभूत आधार की ज़रूरतों को ही परिपूर्ण करने में लग जाता है, और वो ज़्यादा ऊंचा स्तर का रहन सहन या सामाजिक स्तर नहीं बढ़ा पाते हैं। परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हर परिवार कुछ न कुछ आर्थिक कार्य
करना पड़ता है जिससे उसका धन उपार्जन किया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई धनराशि जो कि आर्थिक प्रयत्नों से के फलस्वरूप प्राप्त होती है तथा जिससे अन्य सुविधाएं जैसे निशुल्क मकान, मुफ्त चिकित्सालय, मुफ्त शिक्षा, यात्रा व आदि भी सम्मिलित होता है, उसको उस परिवार की पारिवारिक आय कहा जाएगा। इसके अंतर्गत आइए अब हम पारिवारिक आय को परिभाषित करते हैं। काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्रियों ने पारिवारिक आय को परिभाषित किया है। दोस्तों, मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि इस समय नोटबुक निकाल के और इन अर्थशास्त्रियों का नाम लिखें, साथ में उनकी परिभाषा भी लिखें, क्योंकि अगर आप अपने उत्तर में अर्थशास्त्रियों के नाम के साथ उनकी परिभाषा लिखते हैं तो आप बहुत ही अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम धन अर्जन का तरीके सीख रहे हैं, उनके बारे में सीख रहे हैं, उसी तरह साथ के साथ आप अंक कैसे अच्छे अर्जित करते हैं उनके भी बिंदु मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो निकाल के लिखिए। निकिल एंड डॉर्से बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक शास्त्री हैं। उनके द्वारा पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुएं, सेवाओं के संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु आता है। वो पारिवारिक आय, वो मुद्रा जो हमको विभिन्न प्रकार के संतोषों का प्रवाह करवाती है, ज़रूरतों का परिपूर्ण करवाती है, उसको पारिवारिक आय का दर्जा दिया गया है। किंतु ये एक निश्चित अवधि के लिए होता है, उसी के अंतर्गत इसका इवोल्यूशन किया गया है। इसके अंतर्गत वर्तमान समय में मुद्रा ही क्रय शक्ति व विनिमय का माध्यम है। अगर मुद्रा, पैसा, आय है तो आप किसी चीज़ को खरीद सकते हो, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। और विनिमय का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम अपनी भविष्य की ज़रूरतों के लिए करते हैं। तो अगर हमारे पास पैसा होगा तो ही हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अन्यथा हम कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले हम हमारा आज सुधारेंगे और आज के साथ साथ आने वाले कल को, भविष्य को भी सुधारेंगे। तो आने वाले कल या भविष्य को सुधारने के लिए हमें मुद्रा का विनिमय करना अत्यधिक आवश्यक है, जो आने वाले अध्याय में हम और अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार हम विनिमय कर सकते हैं। आइए अभी देखते हैं। विनिमय के द्वारा हम वस्तुएं या सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। पारिवारिक आय से तात्पर्य सिर्फ मुद्रा या नकद रूप में नहीं है, अपितु कुल आय का एक अंश है। यदि कोई वस्तु या सेवा जैसे मकान, शिक्षा, चिकित्सा, गार्डन इत्यादि सेवा हमें मुफ्त में प्राप्त होती है तो वो भी पारिवारिक आय का हिस्सा होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमको मुफ्त चिकित्सा मिल रही है तो हम बीमार होने पे उसका उपयोग करके ठीक हो रहे हैं, लेकिन अगर वो हमें नहीं मिलेगी तो बीमार होने में हमें चिकित्सा तो करानी ही पड़ेगी। तो जो चिकित्सा कराने पे हमें 100 रुपये या 1000 रुपये खर्च हो रहे हैं वो नहीं हो रहे, तो ये जो नहीं हो रहे तो हमारी आय की बचत हो रही है। इस बचत फिर आय में मिलके ये भी एक पारिवारिक आय का संसाधन बन जाती है। तो जो भी आपको मुफ्त में सुविधाएं या सेवाएं उपलब्ध होती है वो भी आपकी पारिवारिक आय का एक अंश है। इसका मतलब मुद्रा पूर्ण रूप से आपकी पारिवारिक आय नहीं है, अपितु उसका एक अंश है। दूसरा अंश आपकी मुफ्त में मिली हुई सेवाएं भी है। आइए, अतः पारिवारिक आय एक निश्चित अवधि में अर्जित धनराशि, वस्तुएं एवं सुविधाएं जिन्हें परिवार अपनी आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति हेतु उपयोग में लेकर संतोष प्राप्त करता है, उससे हम पारिवारिक आय कहते हैं। दोस्तों, मैं आपका ध्यान
इस जगह आकर्षित करना चाहूँगी कि हर डेफिनेशन में संतोष शब्द का उपयोग अत्यधिक किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम पैसा तो अर्जित कर लेते हैं, सुविधाएं वस्तुएं तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें उन सब चीज़ों से मानसिक संतोष प्राप्त नहीं होगा तो वो सब चीज़ें हमारे लिए बेकार है। तो वो वस्तुएं या वो अर्जित की हुई चीज़ें, चाहे वो धन हो, वस्तु हो या सेवा हो, जिसके अंतर्गत हम एक निश्चित अवधि में अपनी इच्छाएं या आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमें बहुत ज़्यादा संतोष प्राप्त हो रहा है, उसको पारिवारिक आय का दर्जा दिया गया है। अन्यथा अगर संतोष नहीं है तो उस पारिवारिक आय का कोई महत्ता नहीं है। इसके अंतर्गत ग्रॉस एंड क्रेंडल जो एक और इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा है पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुएं, सेवाएं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ण करने एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु उसके अधिकार में होता है। इस जगह एक और शब्द ऐड हुआ है, उत्तरदायित्वों। आज अगर आपके माता पिता आपकी ज़रूरतों को परिपूर्ण नहीं करते तो आपको गुस्सा आता है। तो आपकी ज़रूरतों को परिपूर्ण करने के लिए, आपकी मूलभूत आधारों को परिपूर्ण करने के लिए आपके माता पिता का उत्तरदायित्व है। तो वो सिर्फ पैसा अपने लिए नहीं कमा रहे या पारिवारिक आय सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, अपितु पूरे परिवार के सदस्यों के लिए कर रहे हैं। तो ये उनका उत्तरदायित्व हो जाता है कि हम उनका भी ध्यान रखें, उनकी इच्छाओं की भी पूर्ति हो। और ये आपका भी उत्तरदायित्व होता है कि जिन कार्यों में आप उनका हाथ बटा सकते हो तो आप हाथ बटा के पारिवारिक आय में वृद्धि करें। तो ये सिर्फ माता पिताओं का नहीं अपितु आप किशोरों का भी एक उत्तरदायित्व है। ये गिव एंड टेक का ज़माना है, वो आपको कुछ देंगे और आप उनको सर्विसेज देंगे या अच्छा पढ़ के बताएंगे। तो ये आपका उत्तरदायित्व है कि आने वाले जीवन पर्यंत भविष्य में आप एक अपना अच्छा फ्यूचर बना सकें। तो ये भी एक पारिवारिक आय का फैक्टर बन जाता है। इसके अंतर्गत आइए विभिन्न प्रकार की हम पारिवारिक आय के प्रकार जाने, जिसके अंतर्गत हम जानते हैं कि कितनी प्रकार की पारिवारिक आय होती है। सामान्यतः पारिवारिक आय 3 प्रकार में वर्गीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत पहला आता है मौद्रिक आय। मौद्रिक आय के अंदर आता है पैसा, जो फाइनेंशियल मॉनेटरी मनी से जाना जाता है। दूसरा आता है वास्तविक या अमौद्रिक आय, ये आता है सेवाएं, जो हमें सेवाएं मिल रही हैं, वो आता है वास्तविक या अमौद्रिक आय। पैसा हम खा नहीं सकते, पैसा हम पहन नहीं सकते, पैसे से हम मनोरंजन नहीं कर सकते। पैसा दे के मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पैसे को देख के मनोरंजन नहीं कर सकते। तो जो खाना है, जो सेवाएं हैं, जो चिकित्सा है या जो भी चीज़ है, उसके अंतर्गत वास्तविक या अमौद्रिक आय आती है। इनके अंतर्गत ये और वर्गीकृत की गई है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के अंतर्गत वो सेवाएं आती है जो हम पैसा देके प्राप्त करते हैं, जिसके लिए हमें पैसे देने की आवश्यकता पड़ती है। अप्रत्यक्ष सेवाएं या अप्रत्यक्ष आय वो होती है जो हमें मुफ्त में मिलती है, जैसे सैलरी के साथ फ्री मकान, फ्री कार, वो अप्रत्यक्ष मानी जाएगी। इसके अंतर्गत तीसरा वर्गीकृत आय का किया गया है मानसिक आय, जो हम बार बार संतोष की बात कर रहे हैं कि संतोष प्राप्त होना चाहिए। वो संतोष मानसिक आय, ये अपितु कहीं से कमाई नहीं जाती है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ, संतोष और खुश है, वो सभी प्रकार की आय का उपभोग करने के लिए तत्पर है और तैयार है। अगर वो मानसिक रूप से संतोष या परिपूर्ण स्वस्थ नहीं है और उसके पास लाखों करोड़ों रुपए भी हैं और सब प्रकार के सुख साधन हैं, तो भी उसका वो मज़ा नहीं ले सकता। तो मानसिक संतोष
की अत्यधिक आवश्यकता और महत्वपूर्णता होती है, जिसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि अगर आपका मन खिन है, उसके बाद आपको कितनी भी अच्छी चीज़ें आपके मनपसंद दी जाए तो भी आपका वो करने में मन नहीं लगता। तो ये अगर ये जो मन की बार बार बात कर रही हूँ, मन और दिमाग संतुष्ट है तो सब चीज़ अच्छी है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप हीरे चांदी में सोने में बैठे हैं तो भी आप खुश नहीं हैं। आइए इसके अंतर्गत और देखते हैं कि मौद्रिक आय या मॉनेटरी वैल्यू के अंतर्गत क्या क्या आता है। परिवार को निश्चित समय में मुद्रा अथवा धन के रूप में प्राप्त होने वाली आय या राशि को मौद्रिक आय कहते हैं। मौद्रिक आय विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रयासों से प्राप्त होती है, अर्थात वे कार्य जिनके द्वारा हम धनोपार्जन करते हैं, जो जिन कार्यों के बदले में हमें आय या मौद्रिक या पैसा प्राप्त होता है उसे मौद्रिक आय कहा जाता है। चाहे वो आपकी सैलरी, वेतन हो, मजदूरी हो, रॉयल्टी हो, कुछ भी हो, वो सब मौद्रिक आय के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत मौद्रिक आय परिवारों के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकती है। मौद्रिक आय एक व्यय शक्ति है जिससे के खर्च से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। आज मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी मुझे बनानी है, ठीक है, आज मुझे बाहर घूमने जाना है, मन तो कर लिया, लेकिन वो परिपूर्ण होगी कैसे जब तक मैं पार्टी बनाने के लिए उस होटल वाले को या इवेंट मैनेजमेंट वाले को पैसा नहीं दूंगी, तब तक क्या वो पार्टी ऑर्गेनाइज हो सकती है। आपने कह दिया मुझे तो बाहर पढ़ने जाना है, तो पढ़ने जाने के लिए भी आय की आवश्यकता होती है। तो आपके विभिन्न प्रकार के व्यय की शक्ति आपको मौद्रिक आय प्रदान करती है। ग्रॉस एंड क्रैंडल के अनुसार मौद्रिक आय से तात्पर्य उस क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होती है। दोस्तों, हम कोई भी आय को एक निश्चित अवधि में ही इवैल्यूएट करते हैं। ये नहीं कह सकते कि साल भर में कब, हम हर चीज़ को एक निश्चित अवधि में इवैल्यूएट करते हैं, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे 6 महीने का हो या साल भर का हो। जैसे सैलरीड पर्सन महीने दर महीने सेम सैलरी उठाता है, लेकिन बिजनेस क्लास वाला अपने मंथली इनकम को साल भर की इनकम के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस में कभी तो मौसम आता है, अगर आप कहें कि ड्राई फ्रूट्स का है तो सर्दियों में और शादी के समय बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का ख़रीद फरोख्त होता है, तो वो उसका मौसम हुआ। अगर हम एसी कूलर वालों का बोलें, फ्रिज वालों का, तो उनका गर्मी का मौसम हुआ। इसी तरह हीटर हो गया या कंबल हो गया, ऊनी स्वेटर हो गए, उनके लिए सर्दी का मौसम व्यापार का मौसम होता है। तो व्यापारियों के लिए हम साल भर का धन उपार्जन करके उसको निश्चित अवधि मानते हैं। उसी के विपरीत जो सैलरीड पर्सन होता है वो महीने दर महीने अपना कैलकुलेशन बिठाता है, किंतु एक निश्चित अवधि होना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है, जिसके अंतर्गत वास्तविक अमौद्रिक आय के अंतर्गत जो हमारी सेकंड कैटेगरी है उसके अंतर्गत आता है विशेष अवधि में प्राप्त होने वाली वस्तुएं एवं सेवाएं को वास्तविक आय कहा जाता है। इन वस्तुएं और सेवाओं को परिवार या तो अपने पारिवारिक व्यक्तियों, मित्र आदि से प्राप्त करता है या फिर बिना मुद्रा खर्च करे सुविधा प्राप्त करता है। मतलब या तो हम परिवार के लोगों से प्राप्त कर रहे हैं या बिना मुद्रा के, जैसे मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, ये सब आपके अंतर्गत आती है। फिर ग्रॉस एंड क्रैंडल ने इसको क्या कहा है? वास्तविक आय वस्तुओं एवं सेवाओं के उस प्रवाह को कहा गया है जो एक परिवार को निश्चित समय में उपयोग के लिए प्राप्त होती है। मौद्रिक आय क्रय या व्यय शक्ति प्राप्त होती है और ये उपयोग या उपभोग के लिए प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत अब आता है पहला कैटेगरी प्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वे वस्तुएं एवं सेवाएं आती है जो एक परिवार बिना मुद्रा व्यय के प्राप्त करता है, जैसे घर के बगीचे से फल सब्जी, नौकरी से के साथ मुफ्त मकान, चिकित्सा सुविधा,
पैतृक संपत्ति, उपहार इत्यादि। सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग से लाभ भी प्रत्यक्ष आता है, जैसे पुस्तकालय, पार्क, पुलिस व्यवस्था आदि। ये सभी चीज़ें आपकी प्रत्यक्ष के अंदर आती है, जो कि आपके सामने है और आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंतर्गत अप्रत्यक्ष आय वह आय होती है जिसके अंतर्गत वस्तु अथवा सेवाओं को मुद्रा के बदले में प्राप्त किया जाता है। जैसे कि जो भी चीज़ हम मार्केट से खरीद रहे हैं, जो भी चीज़ हम किसी और से ले रहे हैं, अगर हम नौकर रख रहे हैं तो नौकर को पैसा दे रहे हैं और उससे सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो अप्रत्यक्ष आय होगी। साधारणतः धन के बदले उपलब्ध वस्तु या सेवा अथवा वस्तु के बदले में वस्तु देने पर प्राप्त की जाने वाली अप्रत्यक्ष आय कहलाती है। ग्रॉस एंड क्रैंडल ने इसको कैसे परिभाषित किया है, आइए देखते हैं। अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वे वस्तुएं या सेवाएं आती है जो कि परिवार को किसी चीज के बदले में, साधारणतः मुद्रा के बदले में ही प्राप्त होती है। इसका मतलब प्रत्यक्ष वो होता है जिसके जो हम उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन उसके लिए पैसा खर्च नहीं कर रहे। अप्रत्यक्ष वो होता है जिसकी सेवाएं तो हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ हमें पे करने की आवश्यकता पड़ रही है। सपोज मान लो हम हमारे बगल के गार्डन में खेलने जा रहे हैं, तो वो तो प्रत्यक्ष हो गई, लेकिन हम उस गार्डन में जा रहे हैं जहाँ पे हमें टिकट पे करना पड़ रहा है, तो वो अप्रत्यक्ष आपकी हो गई। तो दोनों ही चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आता है मानसिक आय, संतोष। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपका दिमाग संतुष्ट है, आराम से है, तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुद्रा का व्यय करके मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त करता है, उसका उपभोग करने के बाद जो उसको संतोष प्राप्त होता है या संतुष्टि मानसिक प्राप्त होती है, उसको मानसिक आय कहते हैं। मानसिक आय का केवल अनुभव किया जा सकता है, इसका कहीं लिखित या कहीं पैरामीटर तय नहीं है। अगर आप दो दोस्त हो, एक को पिक्चर देखना है और एक को बाहर मार्केट में जाके शॉपिंग करनी है, तो एक जना शॉपिंग गया, उसको कितना संतोष प्राप्त हुआ, उसके संग उसका दोस्त भी चल दिया तो उसको संतोष प्राप्त नहीं हुआ, और उसी जगह वो उस पिक्चर वाले के संग गया तो उसको संतोष प्राप्त हुआ। तो दोनों के मन की संतुष्टि वो खुद ही पैरामीटर बता सकते हैं, कहीं पे भी लिखित पैरामीटर नहीं है। निकिल एंड डॉर्से इकोनॉमिस्ट ने इसको कहा है, मानसिक आय वह संतुष्टि है जो हम दैनिक अनुभवों, धन के उपयोग या वास्तविक आय से के उपभोग से प्राप्त करते हैं। ये मन का खेल है, मन खुश तो सब दुनिया अच्छी और खुश नुमा हमको लगती है, ठीक है। इसके अंतर्गत पारिवारिक आय से अधिकतम संतोष विवेकपूर्ण व्यय से प्राप्त होता है। हमको ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ड्रेस खरीदने जा रहे हैं तो 10,000 की ड्रेस खरीद के ही संतुष्ट प्राप्त हो सकता है हमारी मनपसंद ड्रेस 1,000 में भी मिल जाए या किराए पे भी मिल जाए, जिसका हमें 1,000 ही रेंट देना हो, तो भी हमको संतोष प्राप्त हो सकता है और हम हमारे 9,000 रुपये बचा सकते हैं। मानसिक आय व्यक्तिगत होती है, ये एक आंतरिक भावना है जिसका संबंध मुख्यतः आत्मा के संतोष से होता है। इसका बाह्य कोई पैरामीटर नहीं है। आप कितने संतुष्ट हो ये आपका मन या आपकी हंसी या आपके चेहरे पे झलकती हुई खुशी ही बता सकती है कि आपके पास कितनी मानसिक आय है, ठीक है। तो दोस्तों, मानसिक आय सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपके पास है तो आप मौद्रिक आय, वास्तविक आय, सभी प्रकार की आय का मज़ा ले सकते हो। तो मानसिक आय से परिपूर्ण रहें और इसको जितना हो सके अर्जित करें। आओ दोस्तों, अब हम आज पढ़ते हैं पारिवारिक आय के विभिन्न स्रोत। दोस्तों, नोटबुक निकाल लीजिए, नोट करना शुरू कीजिए। अपन यहाँ से शुरू करके यहाँ तक एंड तक एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको पॉइंट वाइज लिखते जाएं और समझते जाएं। और ये बेसिकली हमारी मौद्रिक आय
के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला पारिवारिक आय की मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी उसे कहते हैं जो लेखक होते हैं, जो भी लेखक अपनी किताब लिखते हैं और उसको किसी पब्लिशर या डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने के लिए देते हैं, और उसको बेचने के बाद जो पब्लिशर या डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कमाता है और उसके राइट्स को उपयोग करता है, तो उस लेखक को मंथली या सालाना कुछ पेमेंट करता है कि इस किताब का राइट सिर्फ मेरे पास है, मैं ही इसे प्रिंट करके बेच सकता हूँ, और उसके एवज में जो वो पैसा देता है उसको रॉयल्टी कहते हैं। इसका मतलब रॉयल्टी जो होती है वो लेखकों के लिए होती है, इसको हम लेखक के लिए बोल सकते हैं, और उस लेखक की मृत्यु होने के बाद उसके परिवार को भी ये मिलती रहती है। या किसी भी चीज़ को पेटेंट कराने के बाद कोई भी कंपनी उसका उपयोग करती है, तो उस पेटेंट फॉर्मूले को उपयोग में लेने के लिए जो वो उस परिवार को पैसा देती है, उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। आइए इसके अंतर्गत दूसरा है लगान व किराया। अगर हमारे यहाँ पे पुराने जो ठेकेदार होते थे या जो लोग बागों के पास बहुत सारी बड़ी सारी ज़मीन होती थी, जिसको वो किसानों को खेती करने के लिए दे देते थे और बहुत सारे किसान उस पर खेती करते थे, उसके एवज में कुछ हिस्सा खेती का वो अपने लिए लेते थे और जो बाकी का पोर्शन छोड़ दिया उसके एवज में वो कुछ पैसा वसूल करते थे। जो वो पैसा वसूल करते थे उसे लगान कहा जाता है। तो खेती के अंतर्गत जो खेती आपको उधार पे दी जाती है और उससे जो पैसा वसूल किया जाता है या खेती का पोर्शन वसूल किया जाता है उसे लगान कहा जाता है। और किराया, अगर कोई रहने के लिए मकान, कंपनी, फैक्ट्री या कोई भी चीज़ आप किराए पे उठा रहे हो, जिसके अंतर्गत आप हर महीने पैसा वसूल कर रहे हो, वो किराया इनकम कहलाती है। कईयों के पास बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती है जो होटलों के नाम पे किराए पे दे दी जाती है, जिसके अंतर्गत हर महीने उन्हें एक अच्छा अमाउंट मिलता है, उसे किराया मौद्रिक आय कहा जाता है। जिसके बाद आता है ब्याज। जो पुराने सूदखोर होते थे या पुराने ज़माने में बणिए होते थे, जिनके पास बहुत सारा अत्यधिक पैसा होता था, जो कहा जाता है पुराने ज़माने में कि पैसा पैसे को खींचता है, तो वो अपने लिए अपनी ज़रूरत के लिए पैसा रोक के बाकी पैसा उधार पे चलाते थे। जैसे बैंक हमें लोन देता है, वैसे ही पुराने ज़माने में या आज भी जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो अपना पैसा लोन के रूप में चलाते हैं। अगर किसी ने 10,000 रुपये लोन के रूप में या उधार के रूप में दिए हैं और उसके ऊपर 4% या 5% या 10% पैसा वसूल कर रहा है इंटरेस्ट के तौर पे, ब्याज के तौर पे, तो वो जो इंटरेस्ट ये प्रतिशत है ये ब्याज दर कहलाएगी और ये मंथली इनकम के अंतर्गत आएगी। लेकिन ये इनकम बहुत कम होती है क्योंकि आप अपना लिमिटेड पैसा मार्केट में उधार पे चलाते हो और लिमिटेड परसेंटेज की आपको इनकम होती है। लेकिन पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, ये एक तरह का विनिमय भी आप कह सकते हो। जिसके अंतर्गत आता है बाद में पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति मतलब पारिवारिक संपत्ति जो हमारे बड़े बुजुर्गों से प्राप्त हुई है। इसके अंतर्गत हम उसको किराए पे भी उठा सकते हैं और हम खुद के रहने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। अगर खुद के रहने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष आय होगी, और अगर हम उसको किराए पे उठा रहे हैं या और कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो हम उससे हमारी मंथली इनकम या आय का स्रोत बना रहे हैं।
ठीक है, जिसके अंतर्गत हमें मौद्रिक आय का स्रोत प्राप्त होता है और हम धन अर्जित करते हैं। फिर आता है वेतन। वेतन को हम सैलरी भी कहते हैं। ये मासिक वेतन होता है। सामान्यतः हर महीने एक किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य करने के अंतर्गत दिया जाता है। ये किसी भी लेवल का हो सकता है। किसी के लिए ये 10,000 भी हो सकता है और किसी के लिए 10 लाख भी हो सकता है। ये आपकी सेवाएं देने पर निर्भर करता है और आपकी एजुकेशन लेवल पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत वेतन आता है, जो महीने के अंत में व्यक्ति को पूरा महीने कार्य करने के लिए दिया जाता है। इसको सैलरी भी कहते हैं। फिर आता है पेंशन व ग्रेच्युटी। पेंशन वो होती है, जो भी सरकारी कर्मचारी है वो रिटायरमेंट होने के बाद अपनी जिस सैलरी पे रिटायर हुआ है उसके अंतर्गत रिटायरमेंट के बाद उसको उसकी 50% तनख्वाह घर बैठे दी जाती है, जिससे वो अपना आगे वाला जीवन सकुशल यापन कर सके। उसको पेंशन कहा जाता है। और ग्रेच्युटी, जब वो रिटायर हो रहा है तो उसे एक मुश्त पैसा दिया जाता है जो उसने अपनी पूरी सेवा काल के अंतर्गत जमा किया था, और वो एक मुश्त पैसा ग्रेच्युटी कहलाता है। पेंशन रिटायरमेंट के बाद जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको मिलता रहेगा, आपकी सैलरी का 50%। और ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के समय एक मुश्त पैसा प्राप्त होता है, उसे ग्रेच्युटी कहा जाता है। फिर आपका आता है मजदूरी। मजदूरी जो होती है वो एक दिन के शारीरिक श्रम के अंतर्गत दी जाती है, जिसके अंतर्गत आप जो भी शारीरिक बल से कार्य कर रहे हैं, चाहे आप मेलदार हो, चाहे आप कोई कारपेंटर हो, चाहे आप कोई पानी का कार्य करने वाले हो, किसी भी प्रकार की मजदूरी करने वाले हो, जो आपको 8 घंटे कार्य करने के बाद प्रदान की जाती है शारीरिक बल के द्वारा, वो आपको मजदूरी कहलाती है। आज के ज़माने में मज़दूरों के संग भेदभाव ना हो या चीटिंग ना हो, इसलिए सरकार ने बेलदार, ठेकेदार और आपके कारीगर सबकी मिनिमम मजदूरी सेट कर दी है कि बेलदार को एक दिन 8 घंटे कार्य करने के बाद मिनिमम 500 रुपये प्राप्त होंगे ही होंगे, इससे कम आप नहीं दे सकते। तो सरकार ने इनके हित के लिए भी मिनिमम वेजेस सेट कर रखे हैं। आइए इसके अंतर्गत देखते हैं लॉटरी। लॉटरी के अंतर्गत इसको सट्टा भी कहा जा सकता है। किसी भी चीज़ के अंतर्गत आप कोई टिकट खरीद रहे हैं या कोई आप बोली लगा रहे हैं, जिसके अंतर्गत वो टिकट का नंबर खुलने के बाद आपको पैसे का लाभ हो और बहुत बड़ा इनाम मिले, उसे लॉटरी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे जने उसके अंदर दाव खेलते हैं, टिकट खरीदते हैं या सट्टा लगाते हैं, और जिस एक बंदे का वो नंबर आ जाता है उसको वो इनाम मिल जाता है, कमाई हो जाती है। ये पूरा का पूरा आपके लक के ऊपर निर्भर करता है। ये बहुत ही डामाडोल वाला आय अर्जन का तरीका है। फिर आता है लाभ। ये जो लाभ होता है ये सामान्यतः व्यापारियों के लिए होता है। व्यापारी व्यापार करता है, धंधे में पैसा लगाता है, उस पैसे को लगाने से जो वो मुनाफा कमाता है, जो धन उपार्जन करता है, उसको लाभ कहा जाता है। किसी भी कार्य के अंदर, व्यवसाय के अंदर पैसा लगाने के बाद जो उसके ऊपर का जो मुनाफा होता है उसे लाभ कहा जाता है। और ये वेतन वाला सैलरीड होता है, लाभ व्यापारियों या बिजनेस क्लास को होता है। फिर आता है बोनस। जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जो वेतनधारी व्यक्ति होते हैं, वो पूरे साल में
एक समय आता है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो उस कंपनी का सालाना वार्षिक वर्षगांठ हो। हर कंपनी का एक अपना अलग तरीका होता है, या फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हो, उसके अंतर्गत उसको 1 महीने की अलग से परिपूर्ण तनख्वाह दी जाती है, या वो किस तरह से परफॉर्मेंस करता है उस परफॉर्मेंस बेसिस पे उसको उसकी तनख्वाह के अलावा एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है, जो कि साल में एक बार दिया जाता है, जिसको हम बोनस कहते हैं। ये सैलरीड पर्सन के अंतर्गत ही आता है, जो नौकरी पेशे होते हैं और जो महीने के हिसाब से अपनी तनख्वाह या वेतन अर्जन करते हैं। फिर आपका आता है उपहार। उपहार के अंतर्गत आपका वो कैटेगरी आती है कि आपके घर में कोई दोस्त आया, रिश्तेदार आया, या कोई आपकी बर्थडे है, शादी है, वर्षगांठ है, उसके अंतर्गत जो भी आपको वस्तु प्राप्त होती है या मुद्रा प्राप्त होती है, उसे उपहार कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ये आपकी वस्तु हो सकती है, सेवा हो सकती है, मौद्रिक आय किसी भी प्रकार की हो सकती है। फिर आपका आता है भत्ता। ये जो भत्ता होता है, ये सामान्यतः वापस से सैलरीड पर्सन के लिए होता है। ये भत्ते विभिन्न प्रकार के होते हैं। आपका डेली अलाउंस, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, आपका घूमने का अलाउंस, आपका पेट्रोल अलाउंस, ये जो विभिन्न प्रकार के भत्ते या अलाउंस जो दिए जाते हैं, इनके द्वारा भी आपकी पारिवारिक आय तय होती है। ये आपकी पोजीशन और आपकी पोस्ट के अनुसार तय होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, फूड अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिनको हम भत्ते की कैटेगरी में डालते हैं। फिर आपका आता है दुर्घटना से प्राप्त राशि। ये थोड़ी सी कम संतोषजनक होती है। ना चाहते हुए भी अगर आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, या कोई एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उसके अंतर्गत जो भी आपने बीमा करा रखा है या जो भी आपने केस किया है, उस दुर्घटना के कारण आपको जो राशि प्राप्त होती है, उसको दुर्घटना से प्राप्त राशि कहा जा सकता है। इसमें अगर आपके घर में किसी की डेथ हो गई और उसने जीवन बीमा करा रखा है, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है, या एक्सीडेंट पॉलिसी करा रखी है, वो सब जो आप लेते हैं प्रीमियम्स, उनको दुर्घटना से प्राप्त राशि कहा जाता है। तो आशा करती हूँ इसके अंतर्गत विभिन्न पॉइंटों को मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन सी पारिवारिक आय किसके अंतर्गत प्राप्त होती और क्यों होती है, और ये आपने नोटबुक में निरंतर लिखते चले गए होंगे और याद होगा। आइए इसके अंतर्गत और देखते हैं पारिवारिक आय वृद्धि के साधन। अब हमने जान लिया कि पारिवारिक आय किस किस प्रकार से हो सकती है। अब उसकी वृद्धि के साधन को भी जाने। जैसा कि मैंने कहा कि आपके माता पिता को आपकी ज़रूरतों को परिपूर्ण करने के लिए उनका उत्तरदायित्व है, तो उसी तरह से आपका भी कुछ उत्तरदायित्व है उनकी तरफ, कि किस तरह आप उनकी सहायता कर सकते हो, किस तरह से आप मैनेजमेंट और अच्छा कर सकते हैं। तो आइए देखिए आय वृद्धि के कुछ साधनों के अंतर्गत मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं, जिन्हें वह अपनी सीमित आय द्वारा पूरा नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिवार के सदस्यों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आर्थिक प्रयास करता है। व्यक्ति अपने अतिरिक्त समय में अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग से अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकता है, जिसके अंतर्गत आइए अपन अब जाने कैसे कर सकता है। आजकल महिलाएं घरेलू कार्य तक ही सीमित ना रहकर हर क्षेत्र में पुरुषों के से कंधा मिलाकर आर्थिक सहयोग कर रही हैं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ बनने व रहन सहन का स्तर ऊंचा उठने में भागीदारी उठा रही हैं, जिसके अंतर्गत वो महिला या वो परिवार के सभी सदस्य जो कि पारिवारिक आय वृद्धि में सहायता करते हैं, और वो किस प्रकार करते हैं आइए देखते हैं। इसमें आय वृद्धि के दो साधन बताए गए हैं, दो परिवारों को कंपेयर किया गया है। आय वृद्धि के कारक महिला द्वारा आर्थिक योगदान, कि वो भी कोई जॉब कर रही हैं, वो भी कोई और कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत उन्होंने आर्थिक आय का योगदान किया है। समय का उचित उपयोग,
जो समय उनके पास है उसका उचित उपयोग किया है। अगर मेरे पास बहुत सारा समय है और उस समय में मैं अगर ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ या कुछ और धनोपार्जन के लिए कार्य कर सकती हूँ तो मैं समय का उचित उपयोग कर रही हूँ। उसी के अंतर्गत दूसरा आता है, ये तो आय में वृद्धि के कारक है कि किस प्रकार मैं धन की आय की वृद्धि कर सकती हूँ कि अपने महिला अपने घर में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के कोई नौकरी कर रही है या घर पे ही रह के समय का सदुपयोग करके कुछ नया बिजनेस डाल रही हैं, कुछ छोटा मोटा कार्य कर रही हैं। इसके अंतर्गत आता है उपलब्ध आय का विवेकपूर्ण व्यय। हमने कमाया तो नहीं, लेकिन जो हमारे पास उपलब्ध सुविधा है, आय है, उसका बहुत ही स्मार्टली विवेकपूर्ण खर्चा किया और धन को बचाया, तो वो भी एक आय के अंतर्गत आती है। धन का उचित विनियोग, उसको कहीं पे भी हमने इन्वेस्ट किया, प्रॉपर किया। धन की मितव्ययता, धन की हमने फिजूल खर्ची नहीं करी और सोच समझ के खरीदा। हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो फट से जाके बाजार बगल वाली दुकान से ना खरीद के हम हमारी लिस्ट बना के हम होलसेल की शॉप पे भी जाके खरीद सकते हैं। धन व्यवस्थापन करके, धन को प्रॉपर चैनलाइज करके किस कैटेगरी में क्या धन जाना है, कैसे खर्चा करना है, उस करके भी हम व्यय को निश्चित तरीके से खर्च करके पैसा बचा सकते हैं। महिलाओं द्वारा आर्थिक योगदान, आइए इसका डिटेल में अध्ययन करते हैं और पॉइंट वाइज अपनी नोटबुक में भी लिखते जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर इस इकाई को आप साथ के साथ पूर्ण रूप से अध्ययन करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करके याद कर सकते हैं और बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए, आज महिलाओं की परिस्थिति काफ़ी बदल चुकी है। गृहिणियों को धनोपार्जन करने के लिए गृह उद्योग विभाग सहायता, प्रशिक्षण, ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने लगता है। दूध से बनी वस्तुएं उत्पादित करना, मुर्गी पालन, कृषि उद्योग, रेशमी के कीड़े, काफ़ी इत्यादि गृह उद्योग, लघु उद्योगों के लिए आपको लोन भी इतने आसानी से मिल जाते हैं। वहीं पे फल व सब्जी का संरक्षण, साबुन बनाना, कढ़ाई, मंगौड़ी, किसी भी प्रकार से वह गृह के लघु उद्योगों के अंतर्गत, या अगर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है तो पुरुषों के बराबर नौकरी कर कर भी कमाई कर सकती है और उसको कंधे से कंधा मिलाकर आप धनोपार्जन कर सकती है। अब आता है समय का उचित उपयोग। घर व बाहर के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। दैनिक घरेलू कार्यों को यथासंभव समय पर संपन्न करने, जो अतिरिक्त समय बचता है उसका उपयोग धनोपार्जन करने के लिए किया जा सकता है। समय को अनावश्यक व्यर्थ ना करें। समय का उचित उपयोग करके उचित धन उपार्जन में लगाकर हम आय वृद्धि कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ट्यूशन का एग्जाम्पल दिया, या कोई भी हैंडीक्राफ्ट का आइटम बनाकर भी सेल कर सकते हैं। आइए, इसके अंतर्गत आता है उचित विवेकपूर्ण व्यय करने के तरीकों से भी हम आय को अर्जित कर सकते हैं और बचा सकते हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट है धन की मितव्ययता। प्रत्येक वस्तु खरीदने हेतु धन की आवश्यकता होती है, लेकिन धन का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो पारिवारिक आय में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जितना महत्व आय में वृद्धि का है, उतना ही अधिक महत्व आय को मितव्ययता पूर्वक खर्च करने का है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मुझे कुछ भी चीज़ चाहिए, मैं बगल की दुकान पे गई और फट से लिया, ये तरीका गलत है। इसकी जगह मुझे प्रॉपर लिस्ट बनाकर जब मुझे ज़रूरत है तो उसको होलसेलर शॉप पे जाकर ख़रीद के लाऊंगी, तो दो पैसे बचा कर ही लाऊंगी और विवेकपूर्ण व्यय करूंगी। इसके अंतर्गत आता है धन व्यवस्थापन करने पर। धन एक सीमित साधन है जिस पर परिवार की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन आश्रित है। सीमित आय में अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने से मितव्ययता रहती है। बिना सोचे विचारे व्यय करने की अपेक्षा योजना अनुसार व्यय करने से अधिक समृद्धि एवं संतुष्टि प्राप्त होती है। तो अगर हम धन को प्रॉपर चैनलाइज करके खर्च करेंगे तो हम हमारी मानसिक आय ज़्यादा कमा सकते हैं और समृद्धि भी ला सकते हैं।
जिसके अंतर्गत अब आता है धन का उचित विनियोग। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भविष्य की सुरक्षा हेतु अपनी आय में से कुछ हिस्सा बचाकर रखना चाहिए तथा इसे निवेश करना चाहिए, ताकि मूलधन की सुरक्षा के साथ साथ कुछ धनराशि ब्याज अथवा लाभांश के रूप में प्राप्त होती रहे। भविष्य के लिए की गई बचत को उचित ढंग से बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि में रखकर लाभ उठाना चाहिए। ये पूर्ण रूप से धन का उचित विनियोग करके हम हमारा आज ही नहीं अपितु आने वाले कल को भी सुरक्षित और संजो के रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ इस पाठ के अंतर्गत हमने पारिवारिक आय के अंतर्गत हमने ये जाना कि आखिर पारिवारिक आय होती क्या है। एक निश्चित अवधि में कमाई गई आय, वस्तु या सेवाओं को पारिवारिक आय कहा जाता है। पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है? मौद्रिक आय, अमौद्रिक आय और मानसिक आय। फिर किस प्रकार से कौन कौन सी पारिवारिक आय होती है, उनके अंतर्गत हमने 13 प्रकार की आय के बारे में जाना। फिर हमने ये जाना कि हम पारिवारिक आय की वृद्धि किस प्रकार कर सकते हैं, धन उपार्जन करके और धन का विवेकपूर्ण व्यय करके। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपने सभी बिंदुओं को नोटबुक में लिखा होगा और बहुत अच्छे से समझा होगा। फिर भी कुछ बिंदु रह जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक आप निरंतर पढ़ते रहिए और इसके दूसरे भाग में मैं आपके सामने इसके अभ्यास प्रश्न लेकर प्रस्तुत होती हूँ। तब तक इसका एक पुनरावृत्ति करके अभ्यास प्रश्न के लिए बिल्कुल तैयार रहिए।